तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। देखो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन दोनों ही कर लिया गया है। प्लीज पहले अगर आपने 7.1 ढंग से नहीं समझी है तो पहले आप 7.1 को क्लियर कीजिए, क्योंकि 7.2 के अंदर 7.1 से रिलेटेड क्वेश्चन या उससे 7.1 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, वो भी पूछा गया है। तो इसलिए पहले वाली जो इनिशियल एक्सरसाइज है दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो पहले आप उसको कवर करिए, ठीक है, फिर 7.2 को समझना स्टार्ट करिए। हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकर। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, 7.2 के अंदर जो पहली चीज हम समझेंगे वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अभी सेक्शन फॉर्मूला समझने के लिए देखो यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं। एक तो ये है, ये पूरा एक फॉर्मूला नहीं है, ये दो पार्ट के अंदर, एक ये और एक ये। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज कहां पर होता है, हम जब हमें किसी एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताया हूँ, लेट्स सपोज हमारे पास में कोई एक ही लाइन है, ठीक है, या फिर चलो एक कार्टेशियन ग्राफ। जैसे ये हमारे पास में एग्जांपल नंबर 6 है, ठीक है। अब अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन पर बनाएंगे तो एक क्या है, ये हो जाएगा हमारा एक्स, ये वाई, ये एक्स और ये वाई। पहले वाला हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्सिस, और बाद वाला क्या होता है, ऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस वाला। अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 4, तो मान लो यहाँ पे नहीं पर आएगा, लेट्स सपोज यहाँ पर नहीं पर आ गया, ये 4 और 3, ठीक है, 4 और -3 है, तो 3 यहाँ पर नहीं पर आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं पर आ जाएगा, ठीक है, 4 और -3। दूसरा पॉइंट क्या है, +8, यानी कि एक्स की वैल्यू 8 है और 5, तो 1 2 3, तो 8 यहाँ पर हो गया और 5 2 3 4 5 यहाँ पर नहीं, ये बनेगा यहाँ पे नहीं, ठीक है, 8 और 5। अब जब इन दोनों लाइन को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, अब मान लो दोनों लाइन को आपस में जब हम मिला रहे हैं तो आपको एक दूसरा पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाइज करता है, ठीक है। लेट्स सपोज इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने P, ये हो गया Q, और ये कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज A, ठीक है। अभी हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये इस लाइन को कुछ रेशो में डिवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन है एग्जांपल नंबर 6, अगर आप देखोगे तो वो रेशो किस किस रेशो के अंदर डिवाइड करता है, 3:1 रेशो के अंदर, ठीक है। कौन कौन से रेशो के अंदर, 3:1। तो जैसे 3:1 के अंदर डिवाइड कर देता है, यानी कि अगर पूरा का पूरा 4 मीटर का है तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, या फिर ये 3 और ये 1, 3:1 के रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। अगर हमें दोनों पॉइंट्स गिवन है, लेट्स सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है, और हमें इनका रेशो भी गिवन है कि कोई एक तीसरा पॉइंट इनको किन रेशो के अंदर डिवाइड करता है, 3:1 के अंदर। तो वो पॉइंट मान लिया हमने A है, तो उन दोनों ही पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जो ये खाली जगह है दोनों की, ये दोनों को अगर निकालना हो तो वो इस फॉर्मूले से निकलता है। समझ में आई? तो सेक्शन फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। कैसे यूज करना है अभी बताऊंगा। अभी अगर एक्स का निकालना हो तो वो वाला पार्ट यूज करना है जहाँ पर x2 और x1 लिखा हुआ है, और अगर y कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो वो वाला पार्ट यूज करना है फॉर्मूले का जहाँ पर y2 और y1 गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ इसको। सबसे पहले हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स है ये हमने नाम दे दिए, x1 नाम दे देते हैं इसको, x1 y1, x2 और y2, ठीक है, और इनका रेशो भी क्या है, 3:1। अब मैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूले से क्या निकाल रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ मैं, एक्स, ठीक है। अब एक्स निकालने का तरीका क्या है, ये फॉर्मूला याद लिखेंगे हम यहाँ पर, m1 x2 m2 और x1 डिवाइडेड बाय m1 और m2, ठीक है। हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है फिलहाल, क्योंकि हम एक ही करके निकालते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया पूरा फॉर्मूला दो पार्ट के अंदर होता है, तो मैं ये वाला पार्ट यूज करूंगा एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ मैं वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कौन सा वाला पार्ट यूज करूंगा, ये वाला। अभी बताऊंगा बेटा m1 और m2 क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर m1 और m2 क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। m1 को आप 3 मानो, ठीक है, m1 को हमेशा रेशो के अंदर गिवन वाली जो पहले वाली वैल्यू आपको वो मानना है, ठीक है, बाद वाली नहीं मानना है। और m2 हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो बेसिकली m1 और m2, ये है m1 और m2, ठीक है। अगेन रिलेशन बता देता हूँ, m1 और x2 के बीच में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन का। यहाँ पर भी कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब देखो, अब वैल्यू पुट करते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर देखो m1 कितना है, 3, तो लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है, 8, प्लस m2 कितना है, 1, और x1 कितना है, 4, डिवाइडेड बाय m1 यानी कि 3 और m2 यानी कि 1। 3 8 जा 24,
और 1 4 4, 24 और 4 कितना हो गया 28, और 3 + 1 4, कैंसिल करेंगे 7 आंसर आ जाएगा। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या क्या होगी, 7 होगी एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू आ जाएगी 7। वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले वही वैल्यू पुट करते हैं। m1 है 3, y2 कितना है 5, m1 है 1 और y1 कितना है -3, m1 3 और m1 1, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, ये हो गया 15। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका -3, प्लस 1 की मल्टीप्लाई हुई है -3 से, तो -3 आ गया। 3 और 1 4, 15 में से 3 जाएंगे बचेगा 12, 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 आंसर आ जाएगा। यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या क्या आ गई, वह क्या आ गई 3 आ गई। हमसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, हमें उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, या फिर ऐसे करके लिख देते हैं यहाँ पे। हमसे पूछा क्या गया है, एक बार बुक में देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7 पॉइंट किस रेफरेंस में पूछा गया है वो देख लेते हैं बस। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 -3 8 -5 एंड रेशो 3:1। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या क्या आए थे हमारे 7 और 3। ठीक है, तो उस पॉइंट के ये हो गए कोऑर्डिनेट। तो ऐसे एग्जाम्पल 6 भी हमने इसी फॉर्मूले को साथ में ही समझा दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल 6 जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना है, वो उसी में फिट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल 7 के अंदर हो सकता है थोड़ा वेरिएशन हो जाए, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाए। अब देखो, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस हमसे क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं। हमें यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, ये वाला जो फॉर्मूला है हमने यहाँ पे क्या लिखा था सामने, एक्स, ये लिखा था एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज की बनती, ये की बनती, ये की बनता, ये की बनता, यानी कि x2 x1 और m1 और m2 की बनता। हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट की। अब कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसके अंदर m1 गिवन ना हो या m2 गिवन ना हो या दोनों गिवन ना हो, लेकिन ये वैल्यू गिवन हो, फिर m1 और m2 पूछे, समझ आ रही बात, या x2 या x1 गिवन ना हो। ठीक है, तो इसमें से कुछ चीजें हाइड कर सकता है, सेम यहाँ पर भी कुछ चीजें हाइड कर सकता है। तो वो जितने भी तरीके के पॉसिबल वेरिएशन हो सकते हैं वो सारे के सारे हम बाद वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर समझते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 7 समझते हैं। इन व्हाट रेशो, देखो यहाँ पर रेशो पूछ लिया गया, इन व्हाट रेशो। हमारे पास में तीनों चीजें गिवन है, यानी कि तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर गिवन है, और हमसे पूछा गया है कि ये दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट ए और पॉइंट बी को, कोई ये वाला पॉइंट है, पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक है, ये किस रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब मतलब जैसे आप कभी इसको ग्राफ पर अगर बनाओगे इन तीनों पॉइंट्स को, तो ये वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों लाइन को जो हम ज्वाइन करेंगे, जैसे ए और बी ये कोई लाइन है। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं जो भी है -6 और 10, 3 और -8। तो यहाँ पर कोई एक तीसरा पॉइंट आ जाता है पी इनके ऊपर। ठीक है, पॉइंट पी, तो ये ए पी और बी पी के अंदर इसको डिवाइड कर देता है। तो इनका रेशो क्या होगा, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का रेशो क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया कि कुछ भी चीज पूछ सकता है, यहाँ पर वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें रेशो बताना है। तो यहीं पर हम देखो यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, और ये वो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है। ये आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट डिवाइड करने वाला है। ठीक है, जैसे ए और बी तो जो है वो मेन पॉइंट्स हैं, और पॉइंट पी जो है यहाँ पर, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये इस लाइन के ऊपर लाइज कर रहा है, तो यानी कि यही इसको डिवाइड करेगा। जो पॉइंट डिवाइड करेगा उसी को आपको एक्स और वाई मानना है। फॉर्मूले का एक्स और वाई फॉर्मूला बताया ना, एक्स इज इक्वल टू, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जब आपको निकालना है तो m1 x2 और m2 और x1 डिवाइडेड बाय m1 और m2, यानी कि ये जो x है ना, आपको ये वाला मानना है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी मत मान लेना, ये हमारा x1 और x2 रहेगा, y1 और y2 मानना है इनमें से। ये वाले पॉइंट्स को आपको x मानना है और यहाँ से y मानना है। ठीक है, ये याद रखना बस इतना। अब हम निकाल देते हैं इनका रेशो निकालना है हमें। ठीक है, तो रेशो तो हमें गिवन है नहीं, तो हम m1 और m2 ही मान लेते हैं। ठीक है, या फिर ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, डायरेक्ट हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। सेक्शन फॉर्मूला हम ये वाला लगा देते हैं पहले, एक्स वाला। ठीक है, बेसिकली ये एक से ही निकल जाता है। अगर आपसे रेशो पूछे तो आपको वाई की निकालने की जरूरत भी नहीं है, वाई की मदद से आप एक्स की मदद से निकाल लोगे तो वही रेशो आएगा जो वाई से आएगा। ठीक है, रेशो निकालना है तो इसी से आ जाएगा, बस दूसरा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे तो उससे भी करा दूंगा। एक्स की वैल्यू क्या है, -4, तो ये लिख दिया मैंने -4। m1 कितना है, m1 हमें निकालना है, यानी कि रेशो हमें निकालना है। m1 की जगह m1 लिख देते हैं। x2 है 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। m2 ये भी निकालना है,
मल्टीप्लाई x1 कितना है -6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो यहां पर तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3m1 प्लस ये माइनस का 6 हो जाएगा, फिर 6 माइनस का है तो -6m2। ठीक है, m1 प्लस m2 ये -4। इस वाले दोनों नंबर्स की अब यहाँ पर बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही, तो -4 की मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी कि नीचे वाले दोनों ही नंबर से होगी। ठीक है, तो -4 की मल्टीप्लाई पहले m1 से कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा -4m1, फिर -4 की मल्टीप्लाई प्लस m2 से कर देते हैं तब भी आपका आंसर आएगा -4m2 इक्वल यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से हो जाएगी। तो 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी होती है तो वो नंबर चेंज नहीं होता। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ ले चलते हैं। ठीक है, जैसे ये 6m2 है तो 6m2 को उधर ले चलते हैं इस m2 के पास में, तो ये माइनस का m2 आ जाएगा। यहाँ पर 3m1 रह गया, इस m1 को भी यहाँ पर ले आते हैं, ये हो जाएगा प्लस का, 4 माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, माइनस का 4 यहाँ पर है और ये 6m2 को हम वहाँ पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6m2। अब देखो 6m2 में से 4m2 जाएगा तो कितना आंसर आएगा आपका, आपका आंसर आएगा 2m2। यहाँ पर 3m और 3m1 और 4m1 को मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास में 7m1। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्या करो, 7 को उधर ले चलो, ठीक है, और m2 को इधर ले आओ, तो m2 2 मल्टीप्लाई बाय m2 है, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय m1 है, तो 7 जब उधर जाएगा तो 7 यहाँ वाले नंबर के साथ में डिवीजन का रिलेशन बनाएगा, तो 7 को उधर ले चलते हैं। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया m1। इस m2 को यहाँ पे ले आते हैं तो m2 देखो यहाँ पर इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई का रिलेशन बना रहा है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा 2 m2 किसका, डिवाइड का। ठीक है, तो देखो m1 और m2 का रेशो कितना आ गया 2:7, यानी कि m2 डिवाइडेड बाय m1 को जब मिनिमाइज करोगे तो इसकी इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया 2/7 फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया 2:7, यानी कि रेशो क्या आ गया आपका यहाँ पर 2:7। ठीक है, 2:7 आ गया। अगर आप ये आंसर यहाँ पे हो चुका है खत्म, अगर आप सोच रहे हो कि सर जो दूसरा वाला फॉर्मूला था हमारा y वाला उससे क्यों नहीं आएगा, तो उससे भी सेम ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप उससे वीडियो पॉज करके कर सकते हो उसको। उससे भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, करवा के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट और लग जाएगा बस। तो y की वैल्यू हमारे पास में है 6, m1 हमें निकालना है, y2 है -8, m2 हमें निकालना है, y1 है 10 लिखा हुआ है। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 है ये, m1 और m2 हमें निकालना है, ये हो जाएगा देखो -8 m1 प्लस ये हो जाएगा 10 m2, m1 प्लस m2 वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी, तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपको अभी अभी समझाया है। ठीक है, तो समझने में जल्दी समझ में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -8m1 10m2। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ ले चलते हैं। ठीक है, 8 को उधर ले चलते हैं, तो देखो 6m1 और माइनस का 8m1, तो m1 उधर जाके हो जाएगा क्या, ये प्लस का हो जाएगा, तो 6 और 8 हो जाएंगे दोनों प्लस, तो हो जाएगा 14m1। ठीक है, अब यहाँ पर समझो 10m2 यहाँ पे पॉजिटिव है, 6m2 यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 6 माइनस हो जाएंगे बेसिकली, तो 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 4m2। ठीक है, अब देखो m1 को यहीं पे रहने दो, 14 को इधर ले चलो, 14 को डिवाइड में लिख दो, 4 को भी यहीं पे रहने दो, m2 को उधर ले चलो, तो m2 मल्टीप्लाई का इधर जाके हो जाएगा डिवाइड का। अब इसको मिनिमाइज कर दो, 2 2 जा और 2 7 जा, देखो 2/7 आ गया, m1 डिवाइड बाय 2 2/7, m1 डिवाइड बाय 2 2/7, और 2/7 का मतलब क्या हो गया रेशो में 2:7। ठीक है, तो ये हो गया रेशो हमारा। आपको किसी भी एक से निकाल लेना है, इससे निकालना चाहो उससे भी निकाल सकते हो, उससे निकालना चाहो उससे भी निकाल सकते हो। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको दोनों ही तरीके से दोनों ही फॉर्मूले से मैंने निकाल कर दिखा दिया है। ठीक है, आगे एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे या हम जो क्वेश्चन करेंगे, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें एक ही तरीके से निकालने की जरूरत पड़ती है, जो कि सेम आता है, आपने यहाँ पर देख भी लिया है। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक ठाक एग्जाम्पल था, अच्छा खासा वेरिएशन दिया गया था। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो स्टूडेंट देखो एग्जाम्पल नंबर 8 समझते हैं, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान रखना है, पॉइंट्स, पॉइंट नहीं है पॉइंट्स लिखा हुआ है, यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, जैसे बाइसेक्ट होता है यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है किसी एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना। ठीक है, हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। जैसे ये अगर हम ग्राफ पे बनाएंगे तो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इसको कोई दूसरे पॉइंट से जो 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब ये 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर कब डिवाइड होगा, जब यहाँ पर 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए, जैसे पॉइंट पी मान लिया और पॉइंट क्यू मान लिया। ठीक है,
जब यहाँ पे 2 पॉइंट्स होंगे तभी तो उसके तीन पार्ट्स के अंदर ही डिवाइड होगा, ए पी, पी क्यू और क्यू बी। समझ में आया? और ये तीनों के तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तभी बोला गया है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यानी कि एक्स वाई, इन दोनों ही पॉइंट्स के हमें एक्स वाई निकालना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर रेशो भी गिवन नहीं है। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं तो हमें एक तो ये दोनों पॉइंट्स के रेशो, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ए और बी के। तो ए और बी के तो गिवन है, लेकिन रेशो भी तो पता होना चाहिए, रेशो भी गिवन नहीं है, तो हम रेशो यहाँ पर खुद से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये जो इन्होंने दे दिया ना एक बार ट्राइसेक्शन, इसी के अंदर रेशो छुपा हुआ है। इस बार इन्होंने रेशो नहीं दिया डायरेक्ट, आपको एक हिंट दे दिए। ठीक है, और आप खुद से इसको रेशो निकालना आना चाहिए। देखो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू क्या है, ट्राइसेक्शन पॉइंट है, यानी कि तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट होगा और ये भी 5 यूनिट होगा। अब अगर मैं ए पी और ए पी और पी बी का रेशो अगर निकालूं तो ए पी कितना है 5, पी और बी कितना है 5 + 5 यानी कि 10। तो रेशो क्या आ जाएगा 1:2, 5 × 5, 5 × 10। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P डिवाइड्स, इसका मतलब क्या हो गया, P डिवाइड्स ए बी इंटू रेशो ऑफ 1:2। ठीक है, अब Q पर आ जाओ। देखो अगर Q की बात करें तो ए क्यू और बी क्यू यानी कि क्यू बी, अगर इन दोनों का आप रेशो निकालो तो ए क्यू कितना होगा 5 + 5 यानी कि 10, और क्यू बी कितना है 5 है। अब इसको मिनिमाइज करोगे तो 2 रेशो बना जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि Q ने जो है वो ए बी को डिवाइड करा 2:1 के रेशो में। सो Q डिवाइड्स ए बी इंटू रेशो ऑफ 2:1। ठीक है, ये हमने यहाँ से रेशो निकाल लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये चीज बेसिकली आपको क्वेश्चन शुरू करते वक्त यहाँ पे लिखनी है, मैंने आपको साइड में समझाई है। आप है ना ये नहीं भी लिखोगे अगर इतना पार्ट, ये वाला और इतना, तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये लाइन लिखनी जरूरी है कि P ने ए बी को डिवाइड करा 1:2 के अंदर और Q ने डिवाइड करा ए बी को 2:1 के अंदर। ठीक है, और अगर आप ये चीज लिख दे तो और अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का जो स्टेप फर्स्ट है। ठीक है, अब बाकी यहाँ से समझो, आप सेकंड स्टेप से यहाँ से समझो। हम निकाल रहे हैं अब पी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, एक्स और वाई हैं पी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एक्स का। अब देखो जिन बच्चों को फॉर्मूला अगर याद नहीं रह पा रहा है तो आपको करना कुछ नहीं, बस m1 थोड़ी सी जगह छोड़ दो और m2 लिख दो, नीचे लिख दो m1 + m2। सेम ही लिखा है बेसिकली, ऊपर भी m1 + m2, नीचे भी m1 + m2। अब यहाँ पर अगर m1 है ना और हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पर x2 लिख दो और यहाँ पर x1 लिख दो। मतलब यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पे x2 वाला आएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे x1 वाला आएगा। ठीक है, जिनको याद नहीं हो रहा है आप 2-3 बार लिखोगे तो खुद ही याद हो जाएगा फिर। अब देखो m1 कितना हो जाएगा, m1 का मतलब रेशो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर रेशो क्या आ जाएगा 1:2 का, यानी कि m1 ये हो जाएगा और m2 ये हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, m1 की जगह लिखेंगे हम 1 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना हो जाएगा, इनको देख लेते हैं हम यहाँ पर, ये x1 है, ये x2 हो जाएगा, y2 y1। ठीक है, अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, x2 की जगह लिख देते हैं -7, m2 की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बाय x1 है 2, m1 और m2 ये आ जाएगा देखो -7। ठीक है, और ये आ जाएगा 4, 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा -3, तो -3 और नीचे आ जाएगा 3, इसको आप काट दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, -1 आएगी। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब निकालते हैं y की वैल्यू, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, m1 y2 m2 y1, m1 + m2, m1 1 और 2 है तो ये लिख देता हूँ 1, y2 की वैल्यू कितनी है 4, m2 कितना है 2 है और y1 है -2, 1 + 2 ये हो जाएगा देखो 4 और 2 2 सा ये कितना हो जाएगा -4, तो 4 में से -4 जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 डिवाइडेड बाय 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0 ही आ जाएगी। ठीक है, 0 रुपीज को 3 लोगों में बांटोगे आपको 0 0 मिलेंगे, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए क्या क्या हमारे पास में, तो जो p पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए हमारे पास में, x कोऑर्डिनेट्स आ गया -1 और y कोऑर्डिनेट्स आ गया 0, तो -1 और 0 आ गया। अब देखते हैं q पे। ठीक है, अब देखो जो q कोऑर्डिनेट्स है वो तो आपको पता है कि किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं q के x और y। ठीक है, और इनका रेशो क्या है 2:1। ठीक है, m1 और m2, पहले वाला हमेशा m1 होता है, मैंने आपको समझाया अभी। अब फॉर्मूला लिख देते हैं x कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, m1 x2 + m2 x1, m1 +
M2, ठीक है। M1 की जगह इस बार 2 लिखेंगे और x2 कितना है -7, M2 की जगह 1 लिख देते हैं, x1 कितना है +2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 14, -14 और ये कितना हो जाएगा 2, 14 में से 2 जाएंगे तो बचेगा -12 और नीचे है हमारे पास में 3, तो यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा -4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी -4। अब हम निकालते हैं वाई की वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूला लिख देते हैं m1 y2 प्लस m2 और y1, m1 और m2। m1 कितना है 2 है और y2 कितना है 4 प्लस m2 है 1 और y1 है -2, तो 2 + 1। अब देखो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -2, 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 डिवाइडेड बाई 3, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे, x कितना आया था -4 और y कितना आया है 2, बस ये हो गया। यहाँ पर हमारे पास में आंसर ये हो गया इसका। p के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 और 0 और q के कोऑर्डिनेट्स हो गए -4 और 2, ठीक है। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर, p के कितना आया था, p का आया था -1 और 0 एंड q का आया था -4 एंड 2, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जहाँ लाइक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बाइसेक्ट्स वाला भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, रेशो भी गिवन नहीं था, हमने रेशो भी देखा कि कैसे रेशो निकल सकता है इस तरह के पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। जब हमारे पास में केवल लैंग्वेज दी गई हो तो लैंग्वेज से भी आपको सोचने आना चाहिए कि क्या रेशो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, ठीक है। ये था एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं है एग्जाम्पल है, क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ भी क्वेश्चन ही होता है। तो फाइंड द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो देखो हमें रेशो निकालना है, जैसे हमारे पास में ये कोई हमारे पास में 2 पॉइंट है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा समझा देता हूँ, 5 और -6, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर आएगा, देखो -x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पर कहीं पर आएगा ये 5 और 6, ठीक है, मान लेता हूँ। और एक वैल्यू क्या है दोनों तरफ माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस कहाँ पर आता है इस वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर आ गया 1 और 4, ठीक है। अब ये जो है आपस में जब एक दूसरे को ज्वाइन करेगी लाइन, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा इंटरेक्शन, ठीक है, ये होगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हमें पता करना है कि ये किस रेशो के अंदर डिवाइड करता है इसको, ठीक है, यानी कि ये इसका और इस पार्ट का रेशो क्या है। दूसरी चीज इस पॉइंट से हमें कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, यानी कि एक्स और वाई। अब आप इतना याद रखो कि ये पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर काट रहा है, लिखा हुआ है ना, फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स, वाई एक्सिस तो यहीं पे डिवाइड करेगा ना, यही तो है वाई एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, तो एक्स की वैल्यू तो पहले आ चुकी है हमारे पास में 0, हमें बस वाई की वैल्यू निकालनी है और रेशो निकालना है। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है, इसके अंदर देखो हमें अगर रेशो मिल जाए, अगर हमें रेशो मिल जाए, हमें दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, यहाँ पर ये मान लेता पॉइंट ए है ये वाला, ये पॉइंट बी है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये पॉइंट ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अगर मुझे ये वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे रेशो पता करना चाहिए पहले, ठीक है। तो अगर मुझे रेशो पता लग जाएगा तो मैं वाई की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, तो इसलिए इस क्वेश्चन के सबसे पहले हम निकालते हैं रेशो, ठीक है। अब देखो रेशो हम एक्स की मदद से निकाल सकते हैं क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू गिवन है 0, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले एक लाइन, वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस इज 0, ठीक है। और अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं क्या रेशो, तो रेशो निकालते हैं एक्स का m1 और x2 प्लस m2 और x1 डिवाइडेड बाय m1 और m2। x की वैल्यू क्या है 0, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, और m1 क्या हो जाएगा, m1 हमें निकालना है, रेशो हमें निकालना है। x2 कितना हो जाएगा, ये हो गया x2, ये x1, y1 y2, ठीक है। तो x2 की जगह लिख देते हैं -1, m2 हमें निकालना है, x1 कितना हो जाएगा 5, और m1 और m2 तो हमें फिर भी यहाँ पर दोबारा निकालना ही है, तो इसको सेम ही लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा देखो -m1, m1 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करोगे तो -m1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m2। देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से, तो ये दोनों नंबर उधर जाके क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे, 0 की मल्टीप्लाई m1 होगी तो 0, 0 की मल्टीप्लाई m2 होगी तो वो भी 0, तो उधर 0 ही बचने वाला है, ठीक है। या कोई नहीं एक स्टेप बढ़ाकर लिख देता हूँ, ये लो कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि ये इसका काम उड़ा दिया, m1 और m2, ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 से, तो 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई होती है तो वो बन जाता है 0। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये -m1 ही रहेगा और प्लस m2, 5m2। अब देखो ये m1 को उधर ले चलो, पॉजिटिव हो जाएगा m1, यहाँ पे बचेगा 5m2। अब देखो 5 और m2 कौन से रिलेशन में होते हैं, मल्टीप्लाई के, तो m2 को उधर ले चलो, तो m2 वहां पर जाके हो जाएगा डिवाइड का, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 5, नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो m1 और m2 का फ्रैक्शन में क्या वैल्यू आ गई है, 5:1, 5:1, तो रेशो क्या हो जाएगा 5:1, ठीक है। तो रेशो यहाँ से निकल कर आ गया हमारा 5:1 रेशो। अब अगर रेशो निकल कर आ गया तो क्या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है, 0 है, y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालते ही ये वाली डिमांड भी पूरी हो जाएगी, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना है। तो अब हमारे पास में रेशो आ गया है, अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रेशो आ गया है 5 और 5:1, m1 और m2 मान लिया उसको, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं y की वैल्यू, फॉर्मूला लिख देते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। y की वैल्यू हमें निकालनी है, m1 हो जाएगा हमारा 5, y2 कितना हो जाएगा, y2 इज -4 प्लस m2 हो जाएगा 1 और y1 कितना हो जाएगा -6, ठीक है। m1 5 और ये हो जाएगा आपका 1, m2 हो जाएगा 1। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 4 हो जाएगा -20, -6 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -6, 5 + 1 is 6, ये हो जाएगा आपका -26 और 6 की वैल्यू 0 6 हो जाएगा, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, -13 2 13 और 2 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से फ्रैक्शन में भी वैल्यू आती है, ठीक है, और डेसिमल में भी आ सकती है, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जरूरी कोई है कि 2 हो, 2.5 भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू आ गई हमारी -13/3 और हमारा रेशो भी आ गया, तो हमने दो ही चीज पूछी गई कि फाइंड आउट द रेशो एंड फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0 एंड ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ना हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y की वैल्यू आई है -13/3, तो ये होगा पॉइंट, ये तो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड -13/3, ठीक है। पॉइंट में और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में फर्क होता है, ठीक है, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जैसे ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए और इसके कोऑर्डिनेट्स है 5 - 6, तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल था, बहुत अच्छा वेरिएशन दिया गया है इस एग्जाम्पल के अंदर। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है इस वीडियो का। तो देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। और हमारे पास में 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, चारों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्सेप्ट डी, डी का एक कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ पी एंड 3, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है डी का, ठीक है, डी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। हमसे यही पूछा गया कि इसकी पी की वैल्यू निकालो, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है। और यहाँ पर हमें हिंट क्या दी गई है कि ये चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं वो किसी एक पैरेललोग्राम की वर्टेक्स हैं और इनको हम ऑर्डर में ले सकते हैं, लाइक ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो, पॉइंट ए बी सी डी, ये हो गया इनका ऑर्डर, ठीक है। अब ए की वर्टेक्स देख लेते हैं, जैसे 6 और 1 है, बी की कितनी है 8 और 2 है, सी की हैगी 9 और 4 और डी का क्या है पी एंड 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमें पूरे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स गिवन नहीं, केवल वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सही। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप इसकी डायगोनल्स ड्रॉ करते हो, मान लो इसकी जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट वी पर करती है, लेट्स सपोज पॉइंट वी पर, तो ये जो पॉइंट वी है वो दोनों डायगोनल्स को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, यानी कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, समझ में आ रही बात है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहले तो कि डायगोनल्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि डायगोनल्स से हमें रेशो देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब अगर डायगोनल दोनों को एक साथ लाइक इक्वल पार्ट्स के अंदर बांटती है, तो मैं बोल सकता हूं कि ए सी जो है, ए सी लाइन को पॉइंट वी दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, और इसका मतलब क्या है ए वी और सी वी का जो रेशो है वो सेम होगा, यानी कि 1:1, ठीक है। हेंस रेशो ऑफ ए वी एंड सी वी क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो पॉइंट बी
BD को भी इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, यानी कि BV एंड DV इन दोनों का भी रेशो क्या होगा, 1 and 1 का होगा। दोनों इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है ना, तो 1 और 1 का रेशो होगा, ठीक है। एंड रेशो ऑफ BV एंड DV जो है वो भी 1 and 1 का होगा, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमें, अगर मैं आपको बोलूं कि V पॉइंट के, लेट्स सपोज कि V पॉइंट है, इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। V पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y, दो कोऑर्डिनेट्स होंगे कि नहीं होंगे, इसके x और y। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप x की वैल्यू निकालना चाहो, केवल x की वैल्यू, ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप ऐसे निकाल सकते हो, a और c की मदद से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि हमें रेशो भी गिवन है, हमें रेशो भी गिवन है, तो हम a और c की मदद से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो पहले हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, किसकी मदद से, AC की मदद से, ठीक है, A और C पॉइंट की मदद से, क्योंकि हमें रेशो भी गिवन है। भाई दो पॉइंट्स हैं, ये इनका मिड पॉइंट है, रेशो भी गिवन है, तो आपसे बोले कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो और y की भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें y की जरूरत नहीं पड़ेगी, बता रहा हूँ क्यों नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं v के कोऑर्डिनेट्स हो गए x और y, तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं m1 x2 और m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 और m2, ठीक है। रेशो हमें पता है 1 है, x2 की वैल्यू ये मान लेता हूँ मैं x1 y1 x2 और y2, x2 हो जाएगा 9 और x1 हो जाएगा आपका 6, तो x2 हो जाएगा 9, m2 तो 1 ही है और x1 कितना है 6, और ये 1 + 1, 1 9 ज़ा 9 और 1 6 ज़ा 6, 6 और 9 हो जाएंगे 15, 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7.5, या फिर 15 डिवाइडेड बाई 2 लिख देते हैं फिलहाल। तो यहाँ से आपके x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7.5 आ गई, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो, क्या आप x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, अगर आपको x कोऑर्डिनेट्स मिल चुका है यहाँ पर, अब अगर हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो देखो जैसे ये लाइन है हमारे पास में d और ये लाइन है b, ठीक है, ये कोई पॉइंट है पॉइंट b, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए x और y, x की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 7.5 लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर हमें p और 3 है और यहाँ पर हमारे पास में 8 और 2 है, ठीक है, रेशो भी हमें पता है 1 and 1 का रेशो है, समझ वाली बात। अब अगर हमसे पूछे कि आप यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में गिवन है, फॉर्मूले के हिसाब से देखो x की वैल्यू आपके पास में गिवन है, हमने निकाल लिया x की वैल्यू, तो हमसे अगर ये वाली वैल्यू पूछे तो हम ये भी तो निकाल सकते हैं, ये भी तो x है, देखो ये x है, x1 और ये x2 है। अब फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, m1 होता है, m2 होता है, तो m1 और m2 हमें गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या होता है x2, x2 हमें गिवन है, और क्या होता है x1, x1 हमें निकालना पड़ेगा p है, और सामने क्या होता है x, x भी हमें गिवन है, हमने निकाल लिया ना वहाँ पे 15/2। तो फॉर्मूले के रिस्पॉन्स में समझो आप, जैसे ये फॉर्मूला मैं सेम लगाऊंगा यहाँ पर, सेम फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, v(x,y) ये निकाल रहा हूँ मैं, लेकिन इस बार मैं इन दोनों की मदद से निकाल रहा हूँ, इन दोनों की मदद से भी तो निकाला जा सकता है, v पे यहाँ पर x की वैल्यू या y की वैल्यू इन दोनों की मदद से भी तो निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है। अब यहाँ पर देखो मैं ये सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, तो फॉर्मूला में लगाऊंगा तो m1 गिवन है क्या मुझे, हाँ गिवन है, दोनों का रेशो गिवन है, m1 और m2 का 1 और 1 का रेशो है, ये भी x2 मुझे गिवन है, x2 मैं इसको मान लेता हूँ, या फिर इसको भी मान सकते हो आप, किसी को भी मान सकते हो, x2 गिवन है तो x1 नहीं गिवन है, मेरे को ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, m1 और m2 गिवन है और ये भी x गिवन है, तो बस एक ही तो चीज गिवन नहीं है, तो वो तो निकल ही जाएगी, समझ में आ रही बात। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको x निकलवाने के लिए बोला, क्योंकि यहाँ पर जो p है वो पहले लिखा हुआ है, p जो है वो पहले लिखा हुआ है, पहले लिखी वाली चीज क्या होती है, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर 3 गिवन होता यहाँ पर और p बाद में लिखा होता, y की जगह पर लिखा होता p, तब हम y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने केवल x की वैल्यू निकाली, यहाँ पे हमें y की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इसको दोबारा निकालने के लिए लिखना पड़ेगा और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 15/2, ठीक है, m1 वही 1 है, x2 आप अगर x2 देखो, अगर आप इसको x2 मानना चाहते हो तो आपको इसको x1 मानना पड़ेगा, आप कुछ भी मान सकते हो दोनों में से, ठीक है। जैसे मैं इसको x2 मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा 8, m2 कितना है 1 और x1 कितना हो जाएगा फिर p, 1 + 1, तो ये तो हो जाएगा 8 + p डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 15/2, ठीक है। नीचे वाले 2 से 2 भी कट जाएगा, क्योंकि नीचे सिंगल नंबर है, यहाँ पे भी सिंगल नंबर है, बीच में इक्वल साइन होता है, तो नीचे से नीचे वाला भी कट जाता है और ऊपर से ऊपर वाले को हम मिनिमाइज कर लेते हैं। नहीं भी आ सकता तो 2 मल्टीप्लाई का 2 को उधर ले जाओ, डिवाइड का, यहाँ पे 2 इस नंबर से डिवाइड का है 8 + p से, और वहां पे जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का बन जाएगा, तो भी काट देगा उसको, ठीक है। तो बच गया क्या 15 = 8 + p, अब 8 को उधर ले चलो और 8 हो जाएगा माइनस का, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 7। तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7, p की वैल्यू पूछी गई थी, समझ में आया। तो देखो कैसे क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दिया जाता है कि आपको बस यहाँ पे एक पॉइंट नहीं गिवन है और अब आप निकाल कर दिखाओ।
समझ में आ रही बात? तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा भाई कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में लगा के रेशो निकाला जा सकता है। अब अगर x की वैल्यू यहाँ पर x की जो जगह है वो खाली है बेसिकली, y की वैल्यू तो गिवन है, x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको x कोऑर्डिनेट्स की निकालनी चाहिए, ठीक है। अगर y की नहीं गिवन है तो y की निकालनी है फिर आपको, ठीक है। यानी कि y की x की वैल्यू देखो, यहाँ से हमने इसकी मदद से भी x की वैल्यू निकाल ली और इसकी मदद से भी x की वैल्यू निकालने की कोशिश करी, तो ये इक्वेशन फॉर्म हुई और इस इक्वेशन में p की वैल्यू आ गई हमारे पास में। समझ में आ रही बात कैसे हुआ है? इसी सेम क्वेश्चन के अंदर हमसे x का कोऑर्डिनेट्स अगर पूछेंगे तो x का कोऑर्डिनेट्स आपका निकल गया, अगर y का पूछेंगे तो y का भी निकल सकता है, x की जगह y की वैल्यू निकाल लो, तब यहाँ पर y2 और y1 हो जाएगा बस। तो y का कोऑर्डिनेट्स भी निकल सकता है इसी क्वेश्चन के अंदर अगर पूछे कि जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों डायगोनल्स का, वो बताओ वो क्या होगा। तो आप y x की वैल्यू निकाल लिए, y की वैल्यू और निकालोगे ऐसे ही और लिख दोगे कि दोनों जो डायगोनल्स है वो किस पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। अगर वो पॉइंट पूछे तो वो भी निकाल सकते हो। तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये वेराइटीज है जो बुक के अंदर नहीं दी जाती है, और इन्हीं वेरिएशन को एग्जामिनर या फिर जो आपका जो क्वेश्चन पेपर जो तैयार करते हैं वो सारे लोग इन्हीं चीजों को सोचते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से बाहर वाली चीज नहीं है, ये कॉन्सेप्ट के अंदर वाली ही चीज है, ठीक है। जैसे इन्होंने पैरेललोग्राम का यूज कर लिया, कभी सर्कल का भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल का भी यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो आपको उन सभी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। बाहर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कोई बाहर से नहीं होता है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बना हुआ होता है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करा करो, दूसरी बुक्स ले लो, अच्छे राइटर्स की बुक्स ले लो, सारे राइटर्स में से कोई 2-3 राइटर्स देख लो, ठीक है। उन राइटर्स की बुक्स ले सकते हो, आरडी ले सकते हो, आरएस ले सकते हो, एग्जाम्पलर ले सकते हो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ले सकते हो, सैंपल पेपर ले सकते हो। समझ रहे हो? तो इन सबको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बुक के अंदर जो क्वेश्चंस गिवन है उनसे थोड़े से अपर लेवल के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आप उनके लिए भी फिर प्रिपेयर्ड रहोगे। हाँ, जब आप करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। चलो खैर, ये था कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 7.2 का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं नहीं बोलूंगा, आप नेक्स्ट वीडियो जाके देखो। आप बस जितना आपने समझ लिया है, हमने टोटल 6 to 10 हमने टोटल 5 एग्जांपल्स करे हैं। 5 के 5 एग्जांपल एक दूसरे से अलग थे, यानी कि जो सेक्शन फॉर्मूले में 5 तरीके के क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जो 5 अलग अलग वेरिएशन बन सकते हैं, वो तो आपको समझ में आ ही गया है। अब बुक को देखो और फिल्टर करो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ गए हैं करने, समझ में आया, और उन क्वेश्चन को खुद से ही करो। फिर जो क्वेश्चन रह जाते हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चन के लिए आप सॉल्यूशन वाली वीडियो को देखो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखो या किसी की भी वीडियो देखो, आप जब तक खुद से नहीं करोगे, वीडियो अकेले देखने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपके माइंड के अंदर चीजें तब अच्छे से घुसती हैं जब आप खुद से ही उसकी सेल्फ रिवीजन, सेल्फ प्रैक्टिस करते हो। समझ में आई बात? खैर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।